सन 1915 में पहली आलमी जंग के दौरान एक मुहिम चल रही थी। मिलिट्री की एक यूनिट रॉयल नॉरफॉल्क रेजिमेंट भी इसका हिस्सा थी। इसमें सैंडरिंगम कंपनी के तकरीबन 267 सोल्जर शामिल थे। 12 अगस्त को उन्हें टर्किश फौज के खिलाफ जंगल के एक हिस्से में आगे बढ़ने का ऑर्डर मिला। जब वो सिपाही मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़े तो वहां पर एक अजीबो-गरीब वाकया पेश आया। न्यूजीलैंड के कुछ सिपाहियों ने दावा किया कि इस एरिया में एक घने धुंध की तरह नजर आने वाला बादल बना हुआ था। अजीब बात यह थी कि जैसे ही नॉरफॉल्क रेजिमेंट के सिपाही आगे बढ़े, इस बादल के अंदर गए और आहिस्ता आहिस्ता गायब होते गए और फिर वहां से वो कभी भी वापस लौट कर नहीं निकले। एनी शाहिदीन का कहना है कि जब धुंध छट गई तब जंग का मैदान बिल्कुल खाली था। वहां ना कोई आवाज थी और ना ही किसी किस्म का कोई निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने उनको निगल लिया हो। जंग खत्म होने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला और ये कहानी यहीं से एक मिस्ट्री बन गई। कुछ लोगों का ये नजरिया था कि उन्हें टर्किश आदमी ने मार दिया होगा और उनके जिस्म को कहीं छुपा दिया होगा, मगर ऐनी शाहिदीन अपनी बात पर अड़े रहे कि वो सिपाही एक बादल के अंदर गए थे और वहां से वो गायब हो गए। आज भी इस वाक़े को द वैनिशिंग नॉरफॉल्क रेजिमेंट के नाम से याद किया जाता है। मगर दोस्तों, दरअसल सैंडरिंगम कंपनी दुश्मन की लाइन में फंस गई और टर्किश फौज की मशीन गन फायर की जद में आ गई। इस दौरान बहुत से सिपाही मारे गए, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए और चंद को बाद में फांसी दे दी गई। शुरू में जब ये सिपाही वापस न आए तो उनके गायब होने की कहानियां फैलने लगीं, जिनमें धुंध में गायब होने जैसे दावे शामिल थे। मगर बाद में लाशों की दरियाफ्त और जिंदा बच जाने वालों की गवाहियों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई माफाकुल फितरत वाकया नहीं था, बल्कि एक खूनी और अलमनाक फौजी सानेहा था। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस आदमी का नाम एलेक्स चैनिक है। ये ब्रिटिश कंटेम्पररी आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। ये शख्स सन 1984 में बर्तानिया में पैदा हुआ। इस शख्स ने सन 2014 में लंदन में कॉन्वेंट गार्डन में ये बिल्डिंग तामीर की थी। जब आने वाले लोग इन इमारतों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये इमारतें हवा में तैर रही हैं। आप अगर इन इमारतों को छुएं या जितना मर्जी गौर से देखें तो आप ये नहीं समझ सकेंगे कि ये बिल्डिंग हवा में कैसे तैर रही है। चेनेक ने इस बिल्डिंग को 3 माह के अरसे में मुकम्मल किया। यकीनन देखने में ये आर्ट का एक शानदार नमूना है। डीप वाटर होराइजन एक बहुत जदीद ड्रिलिंग रिग थी जो समुद्र की गहराई में ऑयल निकालने का काम कर रही थी। ये रिग गल्फ ऑफ मैक्सिको में तकरीबन 1500 मीटर गहराई में मौजूद थी और ये BP कंपनी के लिए काम कर रही थी। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। इस कंपनी का ये इरादा था कि वो समुद्र की गहराई से ऑयल निकाले, जो कि रेगुलर ड्रिलिंग से नामुमकिन था, मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक काम था। 20 अप्रैल सन 2010 में डीप वाटर होराइजन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की असल वजह एक ब्लो आउट था जो मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ था। जब ऑयल को निकालने के लिए हाई प्रेशर से इसे एक पाइप के जरिए पंपिंग की जाती है, तब एक फोल्ड की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता और इसी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के बाद रिग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था और इसी वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको के पानी में बहुत ज्यादा ऑयल चला गया। BP कंपनी के लिए ये एक खौफनाक ख्वाब बन गया, क्योंकि ये कंपनी भी ये बात समझने से कासिर थी कि इतने बड़े लीकेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले उन्होंने ऑयल का बहाव बंद करने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इस लीकेज को बंद करने में बहुत सारा टाइम सर्फ हुआ और इस दौरान हर दिन तकरीबन मिलियन ऑफ गैलन्स ऑयल समुद्र में चला गया। जब गल्फ ऑफ मैक्सिको के समुद्र में काफी ज्यादा ऑयल चला गया तो इस ऑयल के फैलने की वजह से समुद्र के पानी की क्वालिटी खराब होने लगी। इस वजह से समुद्र की मछलियों और दूसरी समुद्री मखलूकात को काफी ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा था। जो लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास रहते थे उन लोगों की जिंदगी में भी काफी बड़ी तब्दीली आई और वहां पर मौजूद मछुआरों की जिंदगी में भी इंतहाई मनफी असरात पड़े। जब ऑयल की लीकेज हद से बढ़ गई तो BP कंपनी और US गवर्नमेंट ने मिलकर इसको रोकने के लिए पहले अंडर वाटर रोबोट और मशीनों का इस्तेमाल किया जो पानी के अंदर जाकर ऑयल की लीकेज को बंद कर सकें। ये एक इंतहाई मुश्किल काम था। इसके बाद BP ने अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को इस काम पर लगा दिया। कुछ माह तक मुख्तलिफ किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे और इन तमाम तरीकों के बावजूद ऑयल के फ्लो को पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सका।
इसके बाद उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। इस तरीके में एक बहुत बड़े पाइप का इस्तेमाल करके सारे ऑयल को जमा किया गया और सतह पर लाकर इसे शिप में ट्रांसफर किया गया। और यह तरीका थोड़ा कामयाब रहा, मगर ऑयल की लीकेज पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकी। इस धमाके ने सिर्फ माहौल को ही नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वहां पर मौजूद टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और वहां पर मौजूद मछुआरों को काफी ज्यादा माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और आबी मखलूकात का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस सारे हादसे के बाद BP कंपनी को बड़ा भारी मुआवजा अदा करना पड़ा। US गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बहुत भारी जुर्माना किया और इस आफत के बाद इस कंपनी को बहुत ज्यादा हर्जाना भी अदा करना पड़ा। इस हादसे के बाद बहुत से ऑपरेशन भी शुरू किए गए। जहाजों के जरिए समुंदर में कुछ केमिकल भी डाले गए, मगर यह तरीका बहुत ज्यादा वक्त तलब और महंगा था। आज भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में इस धमाके के असरात देखने को मिलते हैं। इस हादसे में 11 मजदूर मारे गए थे और बहुत से मजदूर जख्मी भी हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 60,000 बैरल तक तेल समुंदर में गिरता रहा था। आखिरकार 15 जुलाई सन 2010 में BP कंपनी ने एक नया कैपिंग स्टैक लगाया, जिससे तेल का बहाव बंद हो गया। पहली बार अप्रैल के धमाके के बाद समुंदर में तेल का इखराज मुकम्मल तौर पर रुक गया। दोस्तों, ये सन 1917 की बात है। फ्रांस में एक जर्मनी की औरत रहती थी। इस औरत का असल नाम मार्गरेथा गिर्ट्राइडा ज़ेले था और ये मैटा हैरी के नाम से जानी जाती थी। ये औरत नीदरलैंड्स के एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुई। कम उम्री में शादी की, मगर अज़दवाजी जिंदगी नाकाम रही। ये अपने डांस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। सन 1905 में पेरिस में इसने पहली बार रक्स किया था। इस औरत के बारे में कहा जाता है कि इसके फ्रांस और जर्मनी के आला अफसरान के साथ ताल्लुकात थे। ये औरत फ्रांस में किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए गई थी, मगर फ्रांस जाने के बाद वहां की गवर्नमेंट ने इस औरत को हिरासत में ले लिया। दरअसल फ्रांस के सिपाहियों और जासूसों का यह कहना था कि ये औरत जर्मनी की जासूस है। उसने फौज की कई खुफिया मालूमात जर्मनी की फौज को दी थी और इसी वजह से फ्रांस के हजारों सिपाही मारे गए थे। बाद में इस मामले की तहकीक की गई और ये माना जाता है कि जर्मनी ने इस औरत को H-21 का कोड दे रखा था। मगर जब जर्मनी से इस औरत के बारे में पूछा गया तो जर्मनी का कहना था कि हमारे पास भी ऐसे बहुत से सबूत हैं जिससे ये पता चलता है कि ये औरत फ्रांस की जासूस है। अब दोस्तों, दोनों ममालिक इस औरत को लेकर एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये औरत पैसे लेकर दोनों ममालिक की जासूसी करती थी। अब असल बात क्या थी, इसके पीछे हकीकत क्या थी, ये कोई भी नहीं जानता। मगर फ्रांस ने इस औरत को गद्दार तस्लीम करते हुए इसे सजाए मौत का हुक्म सादिर कर दिया। उसके वकील ने कहा कि वो एक रक्कासा है, उसने कभी भी जासूसी नहीं की, इसलिए उसे खतरनाक जासूस न कहा जाए। वकील के मुताबिक अगरचे उसने जर्मनी से कुछ रकम ली थी, वो रकम उसने जासूसी के एवज नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक रक्कासा के तौर पर मुलाजिमत के एवज थी। लेकिन जंग के माहौल में उनकी सफाई को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया। पेरिस की सेंट लेजारे जेल में वो अपनी मौत के दिन सुबह सवेरे जागी। उसने ना तो कोई खास खौफ जाहिर किया और ना ही गिड़गिड़ाई। कहा जाता है कि उसने खूबसूरत लिबास पहना जिसमें लंबा कोट और टोपी शामिल थी। वो पुरवकार अंदाज में चलती हुई जेल से बाहर आई और 15 अक्टूबर सन 1917 के दिन इस औरत को गोलियों के जरिए मार दिया गया। अब सबसे अजीब बात यह थी कि जब इस औरत को गोली मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मगर उस औरत ने फ्रांस के सिपाहियों से कहा कि वो उसकी आंखों से पट्टी हटा दें। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो वहां पर मौजूद सारी फौज ने देखा कि उस औरत की आंखों में रत्ती बराबर भी खौफ नहीं था। वो बहुत ज्यादा पुरसुकून और निडर नजर आ रही थी। उसने इंतहाई फख्र से सिपाहियों की तरफ देखा। खैर, सिपाहियों ने बाद में उस पर गोली चला दी और इस तरह ये औरत मारी गई। इस औरत की मौत के बाद पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गया। कुछ लोगों का यह कहना था कि इस औरत को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। दरअसल फ्रांस के सिपाहियों की हिम्मत और ताकत जवाब दे रही थी, क्योंकि फ्रांस को जर्मनी के हाथों शिकस्त हो रही थी और इसी वजह से फ्रांस की गवर्नमेंट को एक ऐसे गद्दार की तलाश थी जिससे उनके सिपाहियों का हौसला बढ़ सके। जब उसकी मौत का हुक्म दिया गया तो 12 फौजियों ने एक साथ गोलियां चलाईं। ये औरत गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। एक फौजी अफसर ने करीब आकर आखिरी गोली मारी ताकि उसकी मौत की तस्दीक हो जाए।